आप सभी को खुश आमदीद है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तदरीसी तरीक़ाए कार। तदरीसी तरीक़ाए कार। तदरीसी तरीक़ाए कार क्या होता है? तदरीसी तरीक़ाए कार क्या होता है? तदरीसी तरीक़ाए कार तदरीस किसको कहा जाता है? बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आपके निसाब में सिर्फ इतना बताकर छोड़ दिया गया है कि तदरीसी तरीक़ाए कार। जब भी आप निसाब में देखोगे उसमें लिखा होगा सिर्फ तदरीसी तरीक़ाए कार, ठीक है, इतना सा लिखा हुआ मिलेगा। अब आप इस बात को लेकर परेशान भी आप में से कई साथी होंगे कि सर पढ़ना क्या है, इसमें किस चीज को हमने पढ़ना है। देखिए, सिंपल सी बात है, तरीका किसको कहा जाता है? मेथड को कहा जाता है। तरीका किसको कहा जाता है? मेथड। तरीका किसको कहा जाता है? जिसको आप लोग हिंदी में विधि कहते हैं, मेथड, ठीक है, मेथड। तरीका कहते हैं मेथड को। और तदरीस किसको कहा जाता है? टीचिंग को, टीचिंग को कहा जाता है। तो इन दोनों से मुराद क्या हो जाएगा? तदरीसी तरीक़ाए कार का मतलब हो जाएगा पढ़ाने के तरीके। तो इससे मुराद क्या हो जाएगा? पढ़ाने के तरीके, पढ़ाने के तरीके, पढ़ाने के तरीके। आप एक उस्ताद होने के नाते किस तरह से तलबा को क्लास में पढ़ाओगे? बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। उनमें सबसे पहला तरीका हमने रखा है यहां पर, जिसको अभी हम बताएंगे आपके लिए, लेक्चरर तरीका। तो तदरीसी तरीक़ाए कार का मतलब हो जाएगा टीचिंग मेथड्स, टीचिंग टीचिंग मेथड्स, ठीक है। चलिए यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। टीचिंग मेथड्स, सबसे पहला जो तरीका लिया है हमने वो लेंगे हम बयानिया तरीका। बयानिया तरीका, हेडिंग डाल लीजिए मेरे साथ, बयानिया तरीका। बयानिया तरीका, बहुत सारे सवाल इसमें से गुज़िश्ता इम्तिहानात में आए हुए हैं और एक एक सवाल को मैं आपके लिए बताऊंगा और ये सब बातें आपने लिखनी है। बयानिया तरीका, इसको लेक्चरर तरीका भी कहा जाता है। तरीका, तरीका कहते हैं विधि को। तरीका किसको कहते हैं? अरे भाई अभी मैंने बताया था। तरीका कार किसको कहते हैं? करने की विधि। तरीका, तरीकाकार यानी विधि, मेथड। पढ़ाने के, शिक्षण की विधियां जितनी भी हैं, शिक्षण विधियां, पढ़ाने के जितने भी तरीके हैं, बयानिया तरीका। ये दोस्तों इसको लेक्चरर तरीका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? लेक्चरर तरीका भी कहा जाता है। लेक्चरर तरीका, लेक्चरर तरीका भी कहा जाता है, ठीक है। एक बात याद रखनी है आपको कि यह दोस्तों सबसे कदीम तरीका है पढ़ना सिखाने का। जब ना ये टेक्नोलॉजियां थी, ना ही हाईटेक क्लासरूम थे, ना ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, उस जमाने से या ऐसे जमाने में जब एक उस्ताद अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को पेड़ के नीचे एक चबूतरे पर बैठकर पढ़ाता था, उस जमाने से भी या उस जमाने से यही विधि चली आ रही है और आज तक इसका बराबर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मैं कई बातें इसके ज़िम्मे में बताऊंगा। लेक्चरर तरीका भी इसको कहा जाता है, ठीक है। यह सबसे कदीम तरीका है। पहला पॉइंट तो ये डाल लीजिए, यह सबसे कदीम तरीका है। मेरे थोड़े हाथ में लिखने में तकलीफ है, आगे पीछे वर्ड अगर ऊपर नीचे हो तो आप सेट कर लीजिएगा। यह सबसे कदीम तरीका है, तरीक़ाए तदरीस है। मैं ये भी लिख सकता हूं कि यह पढ़ाने का सबसे कदीम तरीका है, ठीक है भाई। जहां जिसको समझ में नहीं आए वहीं आप सवाल पूछ लीजिएगा, बाद में आप उसको दोहराते हैं या पूछते हैं तो फिर पूरा वापस से बताना पड़ता है, इससे आपका भी वक्त ज़ाय होता है, मेरा भी। यह सबसे कदीम तरीका तरीक़ाए तदरीस है।
एक बात तो ये याद रखिएगा, ये सबसे कदीम तरीका है, जिसमें होता क्या है, जिसमें उस्ताद तलबा को मौजू से मुताल्लिक मालूमात को बयान करता है, जिसमें उस्ताद तलबा को मौजू से मुताल्लिक यानी विषय से संबंधित मालूमात बयान करता है, बयान करता है। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये जो तरीका है ना, इसको बयानिया तरीका भी आप लोगों ने पढ़ा है, लेक्चरर तरीका भी इसको पढ़ा है। एक और कहा जाता है इसको, कोई साथी बता सकता है? हिंदी में आपने पढ़ा होगा, चॉक एंड टॉक मेथड भी इसको कहा जाता है। चॉक एंड टॉक, ये चॉक है, ठीक है, हाँ, चॉक एंड टॉक तरीका भी इसको कहा जाता है, मेथड भी इसको कहा जाता है। 3 नाम मैंने आपको यहां बता दिए हैं, तीनों नाम आपने याद रखने हैं। दो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। समझ में आ गई? ये तरीका ज्यादातर मालूमात की जो मुंतकिली है उसके लिए और वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है। या आपको ज्यादा दिक्कत हो तो आप सीधा इतना भी याद रख सकते हैं कि यह तरीका वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मकसद तलबा को मौजू की गहराई यानी जो विषय की जो गहराई है और उसके जो अहम निकात हैं, या यूं कहिए कि उसके बुनियादी जो बातें हैं, उनसे आगाह करना होता है। मैं लिख देता हूं ये तरीका भी, इस बात को भी याद रख लीजिए। ये मौजू से मुताल्लिक वजाहत के लिए, वजाहत, एक शब्द और इस्तेमाल किया था मैंने, मुंतकिली, उसको छोड़ दीजिए। मौजू से मुताल्लिक वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। मौजू से मुताल्लिक जो अहम निकात होते हैं वो बच्चों को बता दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दर्स व तदरीस की अगर बात करें, पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में अगर हम देखें तो ये आसान और सबसे कदीम तरीका है। ये शायद मैं लिख चुका हूं, हाँ, फिर भी मैं लिख देता हूं। दर्स व तदरीस में, दर्स व तदरीस में इस तरीके को, इस 3 बातें मैं यहां पर लिखूंगा, इस तरीके को क्या माना जाता है? आसान माना जाता है, एक बात। दूसरा, मुअस्सर माना जाता है, और कदीम। 3 बातें बैक टू बैक मैंने यहां पर लिखवाई हैं, 3 बातें लिखवाई हैं। आसान है, मुअस्सर है और कदीम है। तो दर्स व तदरीस में इस तरीके को आसान, मुअस्सर और कदीम तरीका माना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तदरीस जो होती है ना प्यारे साथियों, वो होती है बाल केंद्रित होती है। तदरीस जो है वो कैसी होती है? तदरीस बाल केंद्रित होती है। मतलब क्या है? तदरीस, शिक्षण कैसा होता है? बाल केंद्रित होता है, यानी तदरीस तिफले मरकूज होती है। ऐसा ही है, तिफले मरकूज का मतलब होता है बाल केंद्रित। हिंदी में आप इसको अपने तौर पर लिख लीजिएगा, बाल केंद्रित। तिफल कहते हैं बच्चे को, मरकूज कहते हैं
ध्यान के केंद्रित करने को। मगर मगर ये इसकी मगर मगर बयानिया तरीका इसकी जिद है। मगर दोस्तों बयानिया तरीका इसकी जिद है। किसकी जिद है? तदरीस की। इसमें इस तरीके में बयानिया तरीके में या बयानिया तरीका लिखिए, बयानिया तरीका तिफले मरकूज, इसको लेकर परेशान मत होइएगा, एक ही बार में लिख लीजिएगा। बाल केंद्रित, तिफल कहते हैं बच्चे को, और अतफाल इसकी जमा है, हो सके तो जमा भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बयानिया तरीका तिफले मरकूज ना होकर क्या है, क्या होता है दोस्तों? असातिज़ा मरकूज होता है। ये क्या होता है? असातिज़ा मरकूज होता है। असातिज़ा मरकूज होता है। मतलब क्या है? ये शिक्षक केंद्रित होता है। ये क्या होता है? तो मैं यहां लिख देता हूं, तो क्या हो जाता है? ये शिक्षक केंद्रित होता है। यह सवाल आया हुआ सवाल है। जी हां, नोट कर लीजिए। ये मैंने जितनी भी लाइनें लिखवाई हैं सारी इंपॉर्टेंट हैं। बयानिया जो तरीका है दोस्तों, ये बयानिया तिफले मरकूज ना होकर असातिज़ा मरकूज होता है। नोट कर लीजिए इसको। हो गया? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। यह तरीका दोस्तों तदरीस की जो आप कह सकते हैं, यानी इब्तिदाई जमातों के लिए यह तरीका ज्यादा मुफीद नहीं है। इब्तिदाई जमातों के लिए ज्यादा मुफीद नहीं है, ठीक है। बड़ी जमातों के लिए यह तरीका तदरीस ज्यादा मुश्किल है। आप थोड़ा सा यहां ध्यान रखिए, मैं इसको लिख के पढ़ाने के बजाय इसी से पढ़ाऊंगा। मुझे कुछ फिंगर में कोई तकलीफ है, कुछ लिखने में दिक्कत आ रही है, तो आप यहां से इसको देखिए। शबनम खान, बिल्कुल देख रहे हैं हम कमेंट्स। अच्छा, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? भाई मोहन, मैं ये बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा आप समझें। अब मैं समझाने पे ज्यादा ध्यान दूंगा, बिल्कुल समझा देंगे। सभी साथी एक बार फिर से वापस इस पर ध्यान दें। चलिए मैं समझाता हूं वापस। भाई बयानिया तरीका जो है ना, बयानिया तरीका, इसके तीन तो नाम है। एक नाम, दूसरा नाम और ये तीसरा नाम। तीन नाम मैंने आपको बता दिए। एक बात, ये सबसे कदीम तरीका है जिसमें उस्ताद तलबा को मौजू से मुताल्लिक यानी विषय से संबंधित बातें बताता है। ऐसा ही है, यह मौजू से मुताल्लिक वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है। मौजू से मुताल्लिक विषय से संबंधित बातों की वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है। दर्स और तदरीस में इस तरीके को सबसे आसान माना गया है, सबसे प्रभावशाली यानी सबसे मुअस्सर माना गया है, और सबसे कदीम यानी सबसे पुराना इसको माना गया है, ठीक है। तदरीस जो होती है, अब ये पॉइंट है जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तदरीस तिफले मरकूज होती है। भाई जो शिक्षण जो होता है वो कैसा होता है? बाल केंद्रित होता है। कैसा होता है? बाल केंद्रित होता है। मगर बयानिया तरीका इसकी जिद है। बयानिया तरीका क्या है? शिक्षण तो कैसी होनी चाहिए कि भाई शिक्षण जो होना चाहिए वो ये हो कि इसमें जो बच्चे होते हैं और असातिज़ा होते हैं,
असातिज़ा होते हैं। शिक्षण में केंद्र कौन होता है? बच्चे होते हैं। मगर यह जो तरीका है इसके खिलाफ है। इसमें उस्ताद पर, यानी शिक्षण ऐसी होनी चाहिए जिसमें उस्ताद का ध्यान बच्चों पर होता है। समझ में आ रही है? बच्चों पर तवज्जो होती है। मगर यह जो तरीका है इसमें उस्ताद अपनी बातों को बोलता रहता है, बच्चा अपनी जो उस्ताद की बोली हुई जो बातें हैं उनको समझता रहता है। इसमें किसी मौजू पर उस्ताद तसलसल के साथ इजहार ख्याल करता है, तसलसल के साथ इजहार ख्याल करता है। ठीक है, आमतौर पर इस तदरीस का बड़ी जमातों में, अब कौन सी जमात में इसका इस्तेमाल होता है यह भी मैं आपको बताऊंगा। बड़ी जमातों में इस्तेमाल होना चाहिए, छोटी या इब्तिदाई जमातों में यह तरीका तदरीस ज्यादा मुफीद नहीं है। ठीक है, इस तरीके में उस्ताद को चाहिए को अपने लेक्चर का मेयार, यानी उसका स्टैंडर्ड, उसका लेवल, ठीक है, तलबा की जहनी सतह को सामने रखकर मुंतखब करे। यानी जिस मौजू को वो पढ़ाए वो ऐसा हो कि बच्चों के लेवल के हिसाब से हो। अब आप कहेंगे सर इन बातों को पढ़ने से क्या फायदा? आपसे पूछा जा सकता है या जा सकता है, क्या पूछा गया है प्रीवियस पेपर्स में कि बयानिया तरीका से मुतालिक कौन सा कौल दुरुस्त है या कौन सी बात दुरुस्त है, कौन सी बात दुरुस्त नहीं है। अगर आपके जहन में ये सारी बातें होंगी तो ही आप इसका जवाब दे सकते हैं। यानी तलबा की आम मालूमात, साबिका मालूमात और जखीरा अल्फाज को पेश नजर रखना चाहिए। जी, अब सवाल यह है, क्या आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, आपको जवाब देना है, क्या उस्ताज बयानिया तरीके में तलबा की साबिका मालूमात का ध्यान रखता है, या क्या उस्ताज को बयानिया तरीके में तलबा की जो साबिका जो मालूमात है उसका ध्यान रखना चाहिए? क्या बात सही है? क्या उस्ताज को, और लिख लीजिए यहां पर, बयानिया तरीके में तलबा की साबिका मालूमात का ध्यान रखना चाहिए? जी, साबिका मालूमात किसको कहा जाता है? पूर्व ज्ञान को कहा जाता है। जी, पूर्व ज्ञान का भी हम ध्यान रखेंगे। बच्चे की आम मालूमात, यानी क्या वो जानता है उसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। जखीरा अल्फाज, यानी उसका बच्चे के पास जो शब्द भंडार जो है, शब्दों का जो भंडार है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। ठीक है, लेक्चरर मेथड किसी बड़े मसले, कोई हिकायत, यानी किसी बड़ी समस्या, मसला किसको कहते हैं? किसी बड़ी समस्या को कहा जाता है। किसी बड़ी समस्या, हिकायत, तशरीह, सवाने उमरी और मुख्तलिफ असनाफ की तोज़ीह व तशरीह के लिए मुंतखब किया जाना चाहिए। समझ में आ रही बात? लेक्चर के दौरान उस्ताद को तलबा की तादाद और कमरा जमात की मुनासिबत से आवाज रखनी चाहिए। ये ऐसी बातें हैं जो पूछ ली जाती हैं कि कौन सी बात बयानिया तरीके से मुतालिक दुरुस्त है और कौन सी नहीं है। यहां पर एक बात और याद रखना है, दौरान तदरीस ज्यादा टहलना और बार बार डायरी या निकात देखना इसकी खामियां हैं। जी, उस्ताद को चाहिए कि बयानिया जो तरीका है इसमें ज्यादा इधर उधर ना टहलें, यानी ज्यादा टहलते नहीं रहें, बल्कि अपना जो पोडियम वगैरह जहां बनाया हुआ है, स्टेज वगैरह जहां बनाया हुआ है, वहीं से वो अपनी बात को बच्चों तक पहुंचाए। इस तरीका तदरीस में मुअल्लिम, उस्ताद मजमून को बोलकर तलबा के सामने पेश करता है। जी, ज्यादा इसमें लिखने पर जोर नहीं बल्कि बोलने पर जोर होता है, और तलबा उसे गौर से सुनते हैं। मुअल्लिम तलबा को वो तमाम मालूमात फराहम करता है जिससे वो लाइल्म होते हैं और लाइल्म होते हैं। ये दर्स व तदरीस का पुराना तरीका है। ये तो हम इस तरीका तदरीस में मुअल्लिम को मरकजी हैसियत या मरकजियत हासिल होती है और तलबा की हैसियत इनफियाली होती है। ये दोनों सवाल प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं।
ये दोनों सवाल प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं, एक यहां से यहां तक। तलबा की हैसियत, उस्ताद की हैसियत तो कैसी होती है? मरकजी होती है। और तलबा की हैसियत इनफियाली, ये यानी गैर मुतहर्रिक होती है। इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। भाइयों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। जितने भी साथी अभी जुड़े हुए हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि इसको खास तौर पर याद रखिएगा। इस तरीका तदरीस में मुअल्लिम जो है उसको मरकजियत यानी केंद्रीयता हासिल होती है, सारा फोकस उस्ताद पर होता है बच्चों का। और तलबा की हैसियत इनफियाली होती है। इनफियाली का मतलब आप कह सकते हैं कि बच्चे इसमें तवज्जो के मरकज या तवज्जो का मरकज नहीं होते, बल्कि उस्ताद होता है, सिर्फ बच्चों का काम इसमें। अच्छा, एक सवाल यह भी है कि कौन सा तरीका है जिसमें तलबा की हैसियत किसकी होती है? तलबा की हैसियत सामाईन की होती है, सामाईन की होती है। यह सवाल भी आया हुआ है। सामाईन किसको कहते हैं? सुनने वाले को कहा जाता है। सामाईन किसको कहते हैं? सुनने वाले को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। इसमें और क्या क्या चीजें देखिए ध्यान में रखना है, और क्या क्या चीजें आपने ध्यान में रखना है। इसमें आवाज का ज़ेरो बम, मुअल्लिम के जिस्म की हरकत और सकनात, चेहरे के तासुरात, ठीक है, आंखों के इशारों का उम्दा इस्तेमाल बयान को दिलचस्प और तलबा को तदरीस की तफहीम में अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत खास पॉइंट है, ठीक है। क्या जवाब दें भाई इसका मोहन? इसमें देखिए, ये जो तरीका होता है, इसमें आवाज का ज़ेरो बम कहा जाता है उतार चढ़ाव को। उतार चढ़ाव का ध्यान रखना चाहिए। उस्ताद मुअल्लिम जो होता है उसके जिस्म की जो हरकत और सकनात होती है ना, जैसे अब मैं हाथ का इशारा कर रहा हूं, ठीक है, हल्की फुल्की गर्दन भी इस तरह से घूम रही है, तो ये सब चीजें हैं ना, जो इनको कहा जाता है जिस्म की हरकत और सकनात। चेहरे के तासुरात, आंखों के उम्दा इशारे, ये सब चीजें जो है ना, इनसे हम हमारे इस टॉपिक को या हमारी शिक्षण को दिलचस्प बना सकते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। यह तरीका तदरीस आला सानवी जमातों में ज्यादा मुनासिब है, और उर्दू जबान की तदरीस के लिए इसको बहुत उम्दा यानी बहुत अच्छा माना गया है। इस तरीका कार में सिर्फ उस्ताद जो होता है, उस्ताद ही मुतहर्रिक नहीं होता दोस्तों। मुतहर्रिक का मतलब सक्रिय आप लिख लीजिएगा, मुतहर्रिक सक्रिय, एक्टिव नहीं होता। क्यों? सॉरी, इस तरीका कार में सिर्फ उस्ताद ही मुतहर्रिक होता है, उस्ताद ही एक्टिव होता है, क्योंकि वो मतन से मुताल्लिक लेक्चर को पेश करता है। मतन यानी ओरिजिनल टेक्स्ट जो होता है, असल जो सबक जो होता है उसको पेश करता है। इस तरीके में तलबा या जो तालिब इल्म जो होते हैं उनकी हैसियत एक सामाईन की होती है। सामाईन किसको कहते हैं? सुनने वालों को कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, एक पॉइंट तो यहां पर यह आपने याद रखना है, यहीं पर याद कर लीजिए, ज्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी भाई। इसमें आला सानवी यानी 11th और 12th स्टैंडर्ड जो होता है, तो 12th स्टैंडर्ड जो होगा उनके लिए इस तरीके को ज्यादा मुनासिब माना गया है। यह तरीका जो है, इसमें उस्ताद मुतहर्रिक रहता है, बच्चे इसमें क्या होते हैं? मुतहर्रिक नहीं होते, बच्चे इसमें सक्रिय नहीं होते। इस तरीके में तालिब इल्म की हैसियत या तलबा की हैसियत सामाईन की होती है। सामाईन सुनने वाले, सामाईन किसको कहते हैं? सुनने वाले जो होते हैं उनको सामाईन कहा जाता है। अब आगे की कुछ बातें हैं, देखिए, ये पहली बार मैंने ऐड की हैं, इससे पहले कभी ये
10वीं दफा मैं इस टॉपिक को पढ़ा चुका हूं उत्कर्ष इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन पहले मैंने कभी नहीं पढ़ाई है, इसलिए आप थोड़ा तवज्जो के साथ इनको सुनिएगा। एक तरफा अमल है। ये क्या है? एक तरफा अमल है। मतलब क्या है? एक तरफा यानी इसमें एक तरफ से अमल होता है, इसमें एक तरफ से काम होता है। कैसे होता है? इसमें उस्ताज ही, यानी इसमें उस्ताज ही क्या होता है? मुतहर्रिक होता है। यानी इसमें उस्ताज ही मुतहर्रिक होता है। तलबा नहीं होते। तलबा नहीं होते का मतलब ये नहीं कि तलबा होते ही नहीं, तलबा होते हैं लेकिन वो एक्टिव इतने नहीं होते जितने उस्ताज होते हैं। तो एक तरफ से इसमें काम होता है। उस्ताज मरकजी किरदार अदा करता है। अब यह बात भी आपसे पूछी जा सकती है, कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें उस्ताज मरकजी किरदार अदा करता है? तलबा ज्यादातर सुनने वाले होते हैं। ठीक है भाइयों। तफसील और वजाहत, मौजू को तफसील से बयान किया जाता है, मिसालों और हवाला जात के साथ उसको बयान किया जाता है। इसमें काम यह होता है कि उस्ताद जो होता है, टीचर जो होता है, वो अपनी बातों को सिर्फ तफसील के साथ बयान करता है। मौजू की मरकजियत भी इसमें होती है। मवाद की तंजीम और तरतीब पर ज्यादा जोर इसमें दिया जाता है। मौजू से मुताल्लिक बातों को भाई इसमें तो ये भी है कि कोई अल्टरनेट भी नहीं है हमारे पास, कोई और लिख दे। उस्ताद में इसमें उत्कर्ष में सिर्फ यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके हम वाहिद एक पढ़ाने वाले हैं, बाकी लगभग 10 फैकल्टियां उत्कर्ष के पास हैं। मौजू से मुताल्लिक बातों को पेश किया जाता है। मवाद की तंजीम और तरतीब, यानी जो मवाद है, जो विषय वस्तु है। भाई अमान, ये मजाक में भारी पड़ गया हमें थोड़ा सा। ठीक है, अभी छुट्टियों में जबरदस्ती का आबेल मुझे मार वाली कैफियत हो गई थी, है ना। इसमें कट लग गया आगे तो बड़ी मुश्किल हो रही थी। मवाद यानी विषय वस्तु। विषय वस्तु जो है उसको तरतीब के साथ पढ़ाया जाता है। कई बार मजाक बहुत भारी पड़ जाते हैं। तो यहां तक ये बातें आपको मैंने बताई हैं, 3-4 बातें। इसमें एक तरफा अमल होता है, एक तरफ से इसमें काम होता है। भाइयों याद रखिएगा। दूसरा अगला याद कीजिए, यह तफसील और वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। मौजू की मरकजियत इसमें होती है, यानी मौजू जो है उसको मरकजियत हासिल होती है का मतलब यह है कि आप जो असल टॉपिक है उसी के इर्द गिर्द अपनी बातों को पेश करते हैं, यानी उसको पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर। क्लियर है? अब चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे खुसूसियात और खामियां। इतने बेहतर तरीके से मैंने इसको पहली बार तरतीब दी है, वरना इससे पहले मैं सिर्फ लिखकर हल्का फुल्का इसको बता देता था। मेंस में भी यही बात आपको काम आएगी, सेकंड ग्रेड में भी यही बात काम आएगी, अलग से कुछ भी नहीं है उसमें। खुसूसियात और खामियां, खूबी और खामी दोनों आप कह सकते हैं। कम खर्च तरीका है ये, बिल्कुल ऐसा ही है ये। शबनम, कम से कम मैं तो जहां तक मेरी पहुंच है 2 सवाल आप टारगेट करके चलें इसमें से, है ना। कम खर्च तरीका है, ऐसा ही है। मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में लेक्चरर तरीका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वक्त के लिहाज से यह तरीका बहुत मुफीद है। अब ऐसी बातें मैं अलग से थोड़ी बताऊंगा, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कौन सा तरीका है, भाई यही है। आला जो अपर लेवल की जो क्लासेस होती हैं उनमें सब में ये तरीका इस्तेमाल होता है। ये सबसे आसान और कम खर्च तरीका है, नोट कर लीजिए इस बात को भी। ठीक है। निसाब की तकमील, इस तरीके से निसाब की तकमील वक्त पर होती है। समझ में आ रही है? वक्त की बचत इसमें होती है। कम वक्त में ज्यादा मवाद मुंतकिल किया जा सकता है, कम वक्त में ज्यादा चीजों को पढ़ाया जा सकता है, वाज़ेह मालूमात, उस्ताद अपनी महारत के जरिए मौजू की वजाहत करता है। कंट्रोल, ये अंग्रेजी लफ्ज है, कंट्रोल्ड माहौल, यानी माहौल जो है उस्ताद के पास क्लास का मुकम्मल कंट्रोल होता है, सिस्टम
और सिस्टमेटिक होता है, सिस्टमेटिक ढंग से होता है, यानी सिस्टम होना जरूरी है। मौसर होना जरूरी है इसको, ये मौसर यानी प्रभावशाली होता है, बड़ी तादाद को पढ़ाने का अच्छा तरीका है। ये सब मैंने इसकी जो खुसूसियात हैं एक ही साथ जमा कर दी हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाता है ऐसा सवाल तो इन्हीं में से मुमकिन है पूछा जाए। खामियां, भाई हर चीज की खुसूसियात होती हैं, खामियां भी होती हैं। इस तरीकाए कार में तलबा जो होते हैं मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं होते, यानी सक्रिय नहीं होते। फ़ाल किसको कहते हैं? फ़ाल मत पढ़िएगा इसको, फ़ाल, फ़ाल का मतलब होता है सक्रिय, सक्रिय, ठीक है। यह तरीका रियाजी और साइंस जैसे मजामीन के लिए मुफीद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रही है भाई? आप भी देखते होंगे रियाजी, मैथमेटिक्स और साइंस आप जानते हैं। रियाजी किसको कहते हैं? मैथ को कहा जाता है, मैथ को कहा जाता है, ठीक है। लेक्चरल तरीके से तलबा में कुव्वत इस्तिदलाली में इजाफा नहीं होता। कुव्वत इस्तिदलाली क्यों नहीं होता? चूंकि वो सुनकर बात को सीखते हैं और सुनी हुई बातों को दलील के तौर पर नहीं पेश किया जाता। असातिज़ा की बातों में मंतिकी रब्त होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो फिर यानी उस्ताज की जो बातें हैं उनमें एक जोड़ होना चाहिए, उनमें एक फ्लो होना चाहिए, उनमें एक रवानी होनी चाहिए सिस्टम के साथ। बोरिंग तरीका साबित हो सकता है, ये बोरिंग तरीका साबित हो सकता है। सुनने को बढ़ावा देता है, ये तरीका क्या है? सुनने को बढ़ावा देता है, जो करके सीखने के मुतजाद है। तालीम जो है, जदीद तालीमी उसूल क्या कहते हैं? जदीद तालीमी उसूल, जदीद तालीमी उसूल क्या कहते हैं कि बच्चा जो है वो करके सीखे, करके सीखे, खुद करके सीखे, खुद करके सीखे। ऐसा ही है, खुद करके सीखे, खुद करके सीखे। जबकि अगर देखा जाए तो ये इसमें खुद करके सीखने का मौका नहीं मिलता, तो उसके ये जिद खिलाफ है। तालिब इल्म की कुव्वत फहम को बढ़ावा नहीं देता, इसमें बच्चा उस्ताज की सुनता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे को खुद से सोचने का मौका नहीं मिलता, बच्चे को खुद से सोचने का मौका नहीं मिलता, नहीं मिलता। अब खुद से सोचने का मौका नहीं मिलेगा, समझने का मौका नहीं मिलेगा, तो बच्चे की जो समझने की जो शक्ति है, पावर जो है, वो मजबूत नहीं होगी। ये दोस्तों एक तरफा अमल है, ये भी इसकी खामी है। एक तरफा अमल होता है, इसमें तलबा की शमूलियत कम होती है। यानी तलबा की शमूलियत यानी बच्चों का जो एक तरह से ख्यालात हैं उनको इसमें कम शामिल किया जाता है। जैसे हम आपसे पूछते रहते हैं, क्यों भाई, इसका ये भी हो सकता है, आप भी अपनी तरफ से कोई एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, आप भी इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। कई बार हम पूछते रहते हैं, यहां ऐसा नहीं होता, इसमें वो गैर फ़ाल हो जाता है, यानी एक्टिव नहीं होता। हाफिजे पर इसमें जोर होता है, हाफिजे पर इसमें जोर होता है, हिफ्ज पर जोर होता है, यानी जो याद हैं चीजें उन्हीं को पेश किया जाता है। तख्लीकी सोच और अमली सरगर्मियों की कमी हो सकती है इसमें, यानी एक रचनात्मक बातें जो हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। दिलचस्पी का इसमें फुकदान, फुकदान यानी कमी, फुकदान का मतलब होता है कमी। दिलचस्पी का इसमें फुकदान हो सकता है, दिलचस्पी की कमी इसमें पैदा हो सकती है। हो सकता है कि उस्ताद जो है जिन बातों को उस्ताद जिन बातों को बता रहा है, बच्चा उनको सही से नहीं सुन पा रहा है और फिर बच्चा दिलचस्पी नहीं लेगा उसमें। अगर लेक्चर तवील और बोरिंग हो तो तलबा की तवज्जो बरकरार नहीं होती। क्लियर है? इस बात को याद रखिए। तो अब बात यह है कि हम इसको किस तरह प्रभावशाली बना सकते हैं, हम इसको किस तरह प्रभावशाली बना सकते हैं। बस 2 स्लाइड और हैं, फिर इसको हम खत्म कर देंगे। आप खुद एक उस्ताद हैं, उस्ताद बनने जा रहे हैं भाई, आप किस तरह इसको ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं?
नंबर एक, आप इसको प्रभावशाली बना सकते हो मिसालों के साथ। सबसे पहला जो काम आप कर सकते हैं कि बहुत अच्छी मिसालें देकर हम इसको प्रभावशाली बना सकते हैं। हकीकी जिंदगी के वाकयात या दिलचस्प कहानियों को शामिल कर सकते हैं हम इसमें, यानी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानियों को। और देखिए, सबसे ज्यादा कामयाब मिसालें वही होती हैं जो उस्ताद हकीकी जिंदगी से जोड़कर पेश करता है। तलबा से सवालात, बच्चों से सवालात पूछकर इसको और दिलचस्प बनाया जा सकता है। दौरान लेक्चर सवाल पूछें ताकि उनकी तवज्जो मरकूज रहे बच्चों की, इस तरह से इसको दिलचस्प बनाया जा सकता है। बसरी मवाद का इस्तेमाल, बसरी मवाद किसको कहा जाता है पढ़ेंगे हम, ये बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके निसाब में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम, जैसे आपके यहां माइक्रो टीचिंग, माइक्रो, ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। माइक, कोई साथी बताए, बीएड करने वालों, आपने पढ़ा होगा माइक्रो टीचिंग को उर्दू में क्या कहते हैं भाई? लेसन प्लान वगैरह ये सब बनाए होंगे ना, तो माइक्रो टीचिंग के लिए उर्दू में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? तो माइक्रो टीचिंग आपके निसाब में नहीं है, लेकिन वो सब बातें माइक्रो टीचिंग का दौरानिया पूछा गया है पिछले सवाल नामों में, यानी उसका जो साइकिल है वो कितना है। बसरी मवाद, बसरी मवाद यानी विजुअल एड्स, जिनको हम देख सकते हैं, वो चीजें जिनको हम देख सकते हैं। जैसे तो बसरी मवाद जो हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चार्ट, पेपर्स, वीडियोस के जरिए मौजू को मजीद दिलचस्प बना सकते हैं। बताइए भाई, माइक्रो टीचिंग, माइक्रो का मतलब, माइक्रो कहते हैं खुर्द, माइक्रो मीन खुर्द, खुर्द, और टीचिंग तदरीस, तदरीस। तो क्या पता चला? खुर्द तदरीस, खुर्द तदरीस, खुर्द तदरीस। शाबाश, बहुत अच्छा फहमीदा। एक जवाब मेरे पास आया, खुर्द तदरीस। देखिए, एक होता है खिर्द, एक होता है खुर्द, दोनों में फर्क है। खिर्द कहते हैं अक्लमंद को, अक्लमंद को, और खुर्द कहते हैं माइक्रो को, सूक्ष्म को, माइक्रो को कहा जाता है। समझ रहे हैं? तलबा की राय लें, लेक्चर के इख्तिताम पर, लेक्चर खत्म होने पर तलबा से मौजू पर बात करने या सवाल करने को कहें। मुख्तसर और जामे गुफ्तगू, मौजू को लंबा करने के बजाय जरूरी निकात पर ही रोशनी डालें। आखिरी ये हमारा पॉइंट है इससे मुतालिक, उर्दू तदरीस में इस्तेमाल। उर्दू तदरीस में बयानिया जो तरीका है, बयानिया जो तरीका है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये क्यों कर सकते हैं? उर्दू तदरीस में ये तरीका ज्यादातर दर्ज झेल मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। नीचे जो ये दिए हुए हैं इनके लिए इस्तेमाल होता है। नंबर एक, अदबी मौज़ूआत की तदरीस, यानी साहित्यिक जो चीजें होती हैं, जैसे शायरी की वजाहत के लिए, नस्र की वजाहत के लिए, अफसाने को पढ़ाने के दौरान, ड्रामे के तज्जिए और वजाहत के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जी, कवायदे जुबान, उर्दू ग्रामर अगर आप पढ़ा रहे हैं तो अफ़आल, इस्म और जुमलों के कवायद को समझाने के लिए भी आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। तारीखी पस मंजर, उर्दू जबान की तारीख आप पढ़ा रहे हैं तो आप बयानिया तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। मशहूर अदीबों और शुअरा के हालात जिंदगी और उनके कामों पर आप रोशनी डाल सकते हैं, यानी जो शायर हैं, अदीब हैं, राइटर्स जो हैं, उनके की जिंदगी को आप पेश कर सकते हैं। तशरीह व तफसीर, निसाबी मवाद मसलन नज़मों और इक्तिबासात की तशरीह, सिंपल है, तशरीह के लिए, तफसील के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये लेक्चर मेथड या बयानिया जो तरीका है उसको मैंने पेश कर दिया है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सब समझ में आ गई होगी। कल 2-3 तरीके में और पढ़ाऊंगा, ये थोड़ा हो सकता है कम से कम 3 दिन ये टॉपिक चले, क्योंकि आपके निसाब में तो जो निसाब को जो वज़ा करने वाले लोग हैं, बनाने वाले हैं, कोई बात नहीं सुरेश, अब वो हो गया सो हो गया, अब यहां आप ध्यान से पढ़ें। इक्तिबास,
कितना इक्तिबास है, मतलब क्या है भाई, इक्तिबास थोड़ी पढ़ने हमको, इक्तिबासात कहते हैं पैसेज को। तो आपका जो निसाब है, निसाब बनाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने तो सिर्फ उर्दू तदरीसी तरीका कार देकर अपना काम कर दिया, वो तो अपने काम से फ्री हो गए। अब क्या पढ़ना है इसमें, कितना पढ़ना है, इन्होंने वजाहत नहीं कि कौन कौन से तरीके पढ़ने, इसलिए जो खास खास जो तरीके हैं उन सभी को मैं आपके लिए पेश करूंगा। उम्मीद करता हूं ये बातें यहां पर जो मैंने पेश की हैं सब समझ में आ गई होंगी।